हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ऑसम क्लासेस में। आज मैं फिर से एक नई टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आज का हमारा मुख्य टॉपिक क्या है। तो आज हम चर्चा करेंगे शब्द विचार के बारे में, शब्द पर विचार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि शब्द विचार है क्या, है ना। तो शब्द विचार के माध्यम से हम शब्दों को शुद्ध रूप से प्रयोग करना सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं कि शब्द बने कैसे हैं, शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द बने कैसे हैं, ठीक है। तो शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से ही बनते हैं। अब देखिए, शब्द भी हम दो प्रकार से प्रयोग में लाते हैं, एक तो सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। ठीक है, तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं, जिसका कुछ अर्थ होता है। सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। अब देखिए, सार्थक का मतलब क्या हो जाता है, सही है ना, इसका अर्थ होता है। और निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो। सार्थक में देखते हैं, जैसे शब्द लेते हैं किताब। ठीक है, अब ये सार्थक शब्द हुआ कि नहीं। जब यहाँ पे किताब देखे और आपके दिमाग में किताब की तस्वीर आ गई होगी कि किताब कैसा होता है, किताब है क्या चीज, है ना। वहीं पर यहाँ पे लिखती हूं ताकीब। अब देखिए, इस शब्द को देख करके आपके दिमाग में किसी भी तरह की कोई तस्वीर नहीं बनी होगी, क्योंकि कि इस शब्द का कुछ अर्थ नहीं हो रहा है ना। इसलिए ये हो गया निरर्थक शब्द। और जिसका अर्थ निकले जिस शब्द का, उसे कहेंगे सार्थक शब्द, और जिसका कुछ अर्थ ना निकले उसे कहेंगे निरर्थक शब्द। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः चार आधार पर किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः चार आधार पर किया गया है। तो चलिए देखते हैं वह मुख्य चार आधार क्या क्या है। तो पहला है तो वो है रचना के आधार पर, फिर उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और है प्रयोग के आधार पर। ये चार मुख्य आधार है जिसके आधार पर शब्दों को वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो एक एक कर हम सबके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे रचना के आधार पर। ठीक है, तो रचना के आधार पर कितने भाग है, तीन भाग है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द है क्या, अब वे शब्द जिसका अपना एक निश्चित अर्थ होता है, परंतु जब हम उसका खंडन करते हैं तो उसका कुछ अर्थ नहीं बचता है। ठीक है, तो जैसे शब्द लेते हैं गाय। ठीक है, शब्द लिए गाय, तो गाय शब्द का एक अर्थ हुआ, किसके लिए, गाय के लिए हो रहा है, जो एक जीव है। ठीक है, परंतु जब इसको हम खंडन करते हैं, गा जोड़ य, अब देखिए ये अलग अलग हो गए, तो इसका अभी कुछ अर्थ रह गया, कुछ अर्थ नहीं रह गया, है ना। तो रूढ़ शब्द में होता क्या है कि उसका एक निश्चित अर्थ होता है, परंतु जब हम उस शब्द का खंडन करते हैं तो कुछ अर्थ नहीं रह जाता है, वह निरर्थक बन जाता है। ठीक है, इसका हो गया। अब हम देखेंगे आगे यौगिक शब्द। रूढ़ का समझ में आ गया, अब हम देखेंगे यौगिक शब्द। यौगिक में क्या होता है, अब यौगिक शब्द दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बना होता है। यौगिक शब्द दो रूढ़ शब्दों से मिलकर के बना होता है, और जब हम उन शब्द को खंडन करते हैं तो क्या हो जाता है, दोनों का अपना निश्चित अर्थ निकलता है। ठीक है, यौगिक का मतलब होता है क्या, मिला हुआ, यानी इसमें क्या मिला हुआ है, दो रूढ़ शब्द मिला हुआ है। ठीक है, दो रूढ़ शब्द मिलकर के शब्द का निर्माण करते हैं। तो जैसे शब्द लेते हैं पुस्तकालय। ठीक है, पुस्तकालय का अर्थ अपना हो रहा है। ठीक है, अब हम इसे खंडन करके देखते हैं
इसका टुकड़ा करते हैं तो क्या हो जाएगा, पुस्तक जोड़ आलय। ठीक है, तो पुस्तक का भी अपना अर्थ हो गया है ना। पुस्तक मतलब क्या, किताब। आलय, आलय का मतलब होता है घर, आलय का अर्थ होता है घर, और इसका किताब। ठीक है, तो दोनों सार्थक शब्द हुए, है ना। तो जब हम यौगिक शब्द का खंडन करते हैं तो खंडन करने के बाद भी जो शब्द निकल कर आता है उसका भी अपना अपना अर्थ होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ में होता क्या है, योग रूढ़ शब्द दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, परंतु ये अपना अर्थ नहीं बना करके, ये अपने अर्थ को छोड़ करके किसी तीसरे के लिए प्रयुक्त हो जाता है। ठीक है, योग रूढ़ शब्द दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, परंतु ये अपने अर्थ को छोड़ करके वो किसी तीसरे के लिए प्रयुक्त हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, त्रिनेत्र। ठीक है, ये हो गया त्रिनेत्र। त्रि का मतलब हो जाता है तीन, और नेत्र का मतलब हो जाता है आंख। ठीक है, मतलब तीन आंखों वाला। अब ये तीन आंखों वाला किसके लिए प्रयुक्त हो गया, किसके लिए, शिव जी के लिए प्रयुक्त हो गया। ठीक है, जैसे और एक एग्जांपल लेती हूं, पीतांबर। ठीक है, पित मतलब होता है पीला, और अंबर मतलब होता है वस्त्र। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, पीला वस्त्र धारण करने वाला। ठीक है, तो पीला वस्त्र, ऐसा नहीं कि किसी ने भी पीला वस्त्र पहन लिया और हम उसके लिए इस शब्द का प्रयोग कर दे कि वो पीतांबर है ना, उसके लिए प्रयुक्त नहीं होगा। यह स्पेशल किसके लिए है, श्री कृष्ण के लिए। ठीक है, पीतांबर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, श्री कृष्ण के लिए। ठीक है, अब रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ तीनों हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्या है, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर। इसे योग रूढ़ क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें किसका योग है, दो रूढ़ का योग है ना, और इसमें भी दो रूढ़ मिलकर के यौगिक बना है, मिश्रण हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। ठीक है, कि शब्दों की उत्पत्ति या फिर शब्द जो हमारे हिंदी भाषा में आए हैं उसका स्रोत कहाँ कहाँ से रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं तत्सम शब्द में। अब देखते हैं तत्सम शब्द। अब ये तत्सम शब्द है क्या, तो संस्कृत भाषा के वे मूल शब्द जिसका प्रयोग हम हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन किए उपयोग कर रहे हैं, है ना। जो तत्सम शब्द है वो क्या है, संस्कृत भाषा की मूल शब्द है, और उसका प्रयोग हम हिंदी में ही बिना परिवर्तन किए, बिना बदलाव लाए हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। किसका, संस्कृत भाषा का। जैसे शब्द है कर्ण। ठीक है, इसका मतलब होता है कान। ठीक है, चंद्र, चंद्र का मतलब हो जाता है चांद। इस तरह से सूर्य, सूर्य का मतलब हो जाता है सूरज। प्रातः, प्रातः का मतलब हो जाता है सुबह। साय, तो इसका मतलब हो जाता है शाम। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो कि हमने संस्कृत भाषा के लिए हैं और उसका प्रयोग हम हिंदी में कर रहे हैं। ठीक है, बिना परिवर्तन किए, इसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। जैसा प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है वही रूप हम हिंदी भाषा में भी प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है,
अब आगे देखते हैं तद्भव। अब देखते हैं तद्भव शब्द क्या है। तद्भव में देखते हैं तो संस्कृत भाषा के वे शब्द हिंदी में आकर के बदल गए हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में आकर के बदल गए हैं उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे बदल गए हैं। जैसे यहाँ पर है सूर्य। ठीक है, तो सूर्य का बदला हुआ रूप क्या है? सूरज। ठीक है, चंद्र का बदला हुआ रूप क्या है? चांद। कर्ण का मैं बताई थी क्या? कान। प्रातः का सुबह और साय का शाम। अब ये जो हो गए ये क्या हो गए? तत्सम शब्द हो गए और ये क्या हो गए? तद्भव। ठीक है, इसमें जैसा प्रयोग संस्कृत भाषा में हो रहा था सेम वही रह गया है और ये जब हिंदी में आया तो ये बदल गया। ठीक है, इसलिए बदला हुआ रूप को तद्भव कहते हैं और जो नहीं बदला है उसे कहेंगे तत्सम। ठीक है, तो तत्सम और तद्भव से प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी प्रश्न देखने को मिलते हैं, इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं देशज में। अब देखिए यहां पर ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। ठीक है, ज का अर्थ हो जाता है जन्म लेने वाला। ठीक है, और देश का मतलब तो समझ ही गए होंगे। देश का मतलब समझ ही गए होंगे कि अपना देश है ना, हमारा देश। तो अपने देश में जन्म लेने वाला शब्द क्या होगा? देशज शब्द कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं कि देशज शब्द कौन कौन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश में अनेक भाषाएं एवं बोलियां बोली जाती है। ठीक है, अब इन्हीं भाषाओं एवं बोलियों के माध्यम से क्या हो गया? बोलचाल के माध्यम से हमारे हिंदी भाषा में शब्द आ गया और उसका प्रयोग हम उसी रूप में कर रहे हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कि वो कौन सी भाषा या कौन सी बोली से आई है, बस अब बोलचाल के माध्यम से आ गई है तो हम भी हिंदी में प्रयोग करने लगे हैं और हमें लगता है कि ये हिंदी का शब्द है, परंतु नहीं है। तो जैसे शब्द है खिड़की, थैला, है ना, और हो गया सड़क, और उसके बाद हो जाता है झोपड़ी। तो इस तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं जो कि भाषा मतलब हमारे देश के अंदर के ही भाषा या बोलियों से लिया गया है। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि वह किस भाषा या बोली से लिया गया है, परंतु हम उसका प्रयोग हिंदी भाषा में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने देश के अंदर में जन्म हुआ है, इसलिए इसे हम कहेंगे देशज। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं विदेशज। अगला है विदेशज या विदेशी शब्द। विदेशज या फिर विदेशी शब्द, इसे आगत शब्द भी कह सकते हैं क्योंकि ये आया हुआ शब्द है ना। अब यहाँ पर फिर से वही हो जाता है, जा का मतलब जन्म लेने वाला और विदेश मतलब अपना देश छोड़ करके दूसरा देश, है ना। तो विदेशज शब्द में है क्या? तो दूसरे देश की भाषाओं से लिया गया शब्द। ठीक है, तो हमारे भारत में वैसे भी पहले से व्यापार के माध्यम से देखे, व्यापार के दृष्टिकोण से या फिर जैसे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से या राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत सा लोगों का आना जाना होता रहता है और वर्तमान में भी हो रहा है। तो क्या हो जाता है कि आते हैं और कुछ शब्द छोड़ करके अपना चले जाते हैं और उसका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करने लग जाते हैं। ठीक है, तो हमें पता नहीं है, इसमें भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ये हिंदी भाषा के शब्द है या फिर दूसरे देश की भाषा से लिया गया शब्द है। ठीक है, तो वही आज हम समझेंगे, जानेंगे कि कौन सा भाषा है जो दूसरे देशों का है जिसका प्रयोग हम हिंदी में कर रहे हैं। तो यही है
यहाँ की दूसरे देश के भाषा से लिया गया शब्द, ठीक है, जिसका प्रयोग अब हम हिंदी में कर रहे हैं बिना बदलाव किए, ठीक है, उसी रूप में जैसा उस भाषा में किया जा रहा है, ठीक है। तो देशज में जैसे हो जाता है ऑक्सीजन, इसका उच्चारण अ करते हैं, ठीक है, जैसे डॉक्टर। ये सब शब्द यहाँ पर जहाँ पे अ का उच्चारण हो रहा है, ये सब शब्द जैसे कॉलेज, उसके बाद कॉपी, है ना। तो जितने भी यहाँ पर अ लगे हुए रहते हैं ये सभी क्या है, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। अंग्रेजी का प्रभाव वैसे भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है ना, और हिंदी थोड़ा कम होते जा रहा है, हिंदी का प्रभाव। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, डॉक्टर, कॉलेज, कॉपी, और जहाँ पे उच्चारण हो रहा है इस तरह के चिन्ह लगे हुए हैं किसी भी शब्द के ऊपर में, तो समझ जाइए कि वह क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। इसका तो पहचान कर लेंगे अंग्रेजी भाषा का। और देखते हैं दूसरा भाषा का, जैसे है कागज, ठीक है। अब देखिएगा आजकल ऐसे जग के नीचे में इस तरह से एक छोटा सा बिंदी लगा हुआ रहता है, ठीक है, या फिर फौज, यहाँ ज के नीचे है, इसको फौज बोलेंगे, इसे बोलेंगे कागज, इसे कहते हैं नुक्ता, ठीक है। अब ये किस भाषा का शब्द है, तो यह अरबी फारसी भाषा से लिया गया शब्द है जिसका प्रयोग हम हिंदी में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जब नुक्ता लग जाता है तो इसके उच्चारण में ज का उच्चारण हो जाता है, ठीक है। और जब हम नुक्ता नहीं लगाते हैं तो ये हो गया ज, परंतु इसमें जब नुक्ता लगता है तो ज और नुक्ता जब लग जाता है तब जाकर के ये क्या हो जाता है, अरबी फारसी भाषा का शब्द हो जाता है, ठीक है। देशज में समझ में आ गया कि कौन कौन सा शब्द है जो कि हमारे हिंदी भाषा का नहीं है, ठीक है। तो और भी इस तरह से और भी शब्द है जो कि अलग अलग भाषाओं से लिया गया है। अब आगे देखते हैं शंकर शब्द। अब ये शंकर शब्द है क्या, यहाँ पर शिवजी वाले शंकर के लिए नहीं प्रयोग है, शंकर शब्द, ठीक है। अब शंकर का मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। अब जब मैं इसका अंग्रेजी शब्द बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये है क्या, ठीक है। तो शंकर का अंग्रेजी शब्द होता है हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड मतलब कि दो अलग अलग चीजों का मिश्रण, ठीक है। तो इसमें भाषा का हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, दो अलग अलग भाषाओं का मिश्रण होगा, दो अलग अलग भाषाओं का मेल से जो नया शब्द बनेगा उसे हम कहेंगे शंकर शब्द। तो चलिए देखते हैं शंकर शब्द कौन कौन है। जैसे है टिकट घर, है ना, टिकट घर, रेलगाड़ी, उसके बाद और शब्द है घड़ी साज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टिकट है तो क्या है, अंग्रेजी शब्द है, टिकट क्या है, अंग्रेजी शब्द है, और यहीं पे देखिए ये क्या है, घर है, हिंदी शब्द है, ठीक है। अब दोनों अलग अलग भाषा के शब्द हैं, टिकट है सो अंग्रेजी का है, घर है सो हिंदी का है। तो अब हम इसे ना पूरी तरह से अंग्रेजी शब्द कह सकते हैं ना पूरी तरह से हिंदी शब्द कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दो अलग अलग भाषाओं का मिला हुआ है, मिश्रण है। तो ये क्या हो गया, शंकर शब्द, है ना। अब देखते हैं रेल। रेल क्या है, ये भी अंग्रेजी है,
और गाड़ी क्या हो गया, हिंदी। ठीक है, तो अब ये भी ना पूरी तरह से अंग्रेजी शब्द हो गया ना पूरी तरह से हिंदी हो गया, तो इसलिए इसे हम कहाँ रखे, संकर शब्द में। घड़ी, घड़ी क्या हो गया, हिंदी हो गया। और साज क्या हो गया, इसके नीचे देखिए नुक्ता लगा हुआ है, तो बताइए क्या हो जाएगा, अरबी फारसी भाषा। ठीक है, अब यह तो ना तो अरबी फारसी भाषा हुआ पूरी तरह से, ना ही हिंदी शब्द हुआ। ठीक है, ये ना ही अरबी फारसी शब्द हुआ पूरी तरह से, ना ही हिंदी हुआ, तो इसे कहेंगे हम संकर शब्द। ठीक है, तो संकर शब्द में दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर के जो नया शब्द बना है उसे कहेंगे संकर शब्द। ठीक है, अब आगे देखते हैं अर्थ के आधार पर। आगे है अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर सबसे पहले आता है एकार्थी शब्द। तो एकार्थी शब्द का मतलब क्या होगा, एक अर्थ वाला शब्द। एकार्थी शब्द इसका हो जाएगा एक अर्थ वाला शब्द, यानी कि जो भी शब्द होंगे उसका अर्थ सिर्फ एक ही निकलेगा। ठीक है, उससे ज्यादा अर्थ नहीं होगा। जैसे शब्द लेते हैं गिलास। ठीक है, तो ये गिलास शब्द है सिर्फ एक चीज के लिए प्रयोग किया जा रहा है, जो कि हम पानी पीने में यूज करते हैं, है ना, जिसका प्रयोग हम पानी पीने में करते हैं, वही हो गया गिलास। और ये सिर्फ उसी चीज को इंगित कर रहा है। ठीक है, दूसरा और किसी चीज के लिए प्रयोग में नहीं आ रहा है, उसे कहेंगे एकार्थी शब्द। इसका सिर्फ अर्थ हो रहा है एक चीज के लिए। फिर आते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द में देखते हैं, तो अनेकार्थी मतलब क्या हुआ, अनेक अर्थों वाला शब्द। अनेकार्थी शब्द जिसका अर्थ होता है अनेक अर्थों वाला शब्द। तो जैसे शब्द देखते हैं बाल। ठीक है, अब इस बाल का बहुत सारा अर्थ निकलता है। सबसे पहले तो एक छोटा सा बच्चा, हमारे सर का बाल, फिर जैसे ज्वार बाजरा मक्का ये सब का बाल निकलता है ना, तो इसका अर्थ क्या हो गया, बहुत निकल गया बाल का। ठीक है, इस तरह से और भी शब्द हैं जिसका अर्थ एक से ज्यादा होता है, उसे हम कहेंगे अनेकार्थी शब्द, यानी एक शब्द से बहुत सारे चीजों के लिए अर्थ निकल रहा है। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, विलोम शब्द या फिर उल्टा शब्द। ठीक है, विपरीतार्थी शब्द को हम किस नाम से जानते हैं, विलोम शब्द के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे शब्द होता है क्या, दिन, दिन हुआ तो क्या होगा, रात, फिर सुबह हुआ तो शाम। ठीक है, खुश तो दुख, लाभ हानि। तो इस तरह से जो विलोम होते हैं उसे कहते हैं, जिस शब्द का उल्टा भी अर्थ होता है उसे कहते हैं विपरीतार्थी शब्द। ठीक है, विपरीत शब्द। अब आगे आते हैं समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द में क्या हो जाता है, समान अर्थ वाला। इसे हम पर्यायवाची शब्द के नाम से भी जानते हैं। समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द के नाम से भी जानते हैं और बचपन में हमने काफी पढ़ा भी है। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द में होता क्या है, एक शब्द रहता है जैसे पंकज। पंकज मतलब क्या हो गया, कमल। अब कमल के लिए और भी शब्द प्रयोग किए गए हैं, है ना, पंकज, सरोज, जलज, नीरज। तो इस तरह से जितने भी शब्द प्रयोग किए गए हैं ये सारे शब्द किसके लिए है, कमल के लिए है। ठीक है, जैसे शब्द है वृक्ष। ठीक है,
तो ये वृक्ष किसके लिए प्रयोग है? पेड़, तरु। तो ये सारे शब्द सिर्फ पेड़ के लिए किए जा रहे हैं, है ना। जैसे आग के लिए अग्नि, पावक, आग, अनल, ये सारे जो शब्द प्रयोग में आ रहा है सबका अर्थ क्या हो रहा है? आग के लिए ही हो रहा है, ठीक है। और समानार्थी शब्द के माध्यम से हम क्या करते हैं? वाक्य में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं। ठीक है, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी, समानार्थी सभी देख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे विकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसका वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, लिंग वचन काल के प्रभाव से परिवर्तन हो जाता है, शब्द में बदलाव आ जाता है। ठीक है, तो विकारी शब्द के 4 प्रकार हैं, जैसे है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण विकारी शब्द के प्रकार हैं। ठीक है, जैसे शब्द है, एग्जाम्पल है लेती हूं, जैसे मैं, क्या हो गया? एक वचन हो गया। तो अब चलिए देखते हैं प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो सबसे पहले देखेंगे विकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो विकारी शब्द वे शब्द जिसका प्रयोग वाक्य में करने से लिंग वचन काल के प्रभाव से परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, लिंग वचन काल के प्रभाव से उसमें बदलाव आ जाता है शब्द में। जैसे मैं बाजार जाऊंगी। ठीक है, मैं बाजार जाऊंगी, उसमें मैं क्या हो? अकेले, मैं क्या हो गया? एक वचन हो गया। और फिर देखते हैं अगला है कि हम बाजार जाएंगे। ठीक है, हम बाजार जाएंगे, तो हम क्या हो गया? बहुवचन हो गया, और मैं एक वचन हो गया। तो ये जो शब्द है क्या हो गया? वचन के अनुसार इसमें परिवर्तन हो गया है। ठीक है, तो विकारी शब्द में होता क्या है कि लिंग वचन काल के प्रभाव से शब्द बदल जाते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। इसके 4 प्रकार हैं। ठीक है, इसके 4 प्रकार हैं। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, ये 4 प्रकार विशेषण के हैं। ये 4 प्रकार विकारी शब्द के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, अब आगे है अविकारी शब्द। अब हम जानेंगे अविकारी शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो वे शब्द जिसका प्रयोग वाक्य में करने पर लिंग वचन काल के प्रभाव से भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसमें लिंग वचन काल कुछ भी आ जाए, कुछ परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। ज्यों का त्यों रहता है, कुछ परिवर्तन नहीं होता, इसमें कुछ बदलाव नहीं आता है, किसी का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के भी 4 प्रकार हैं। इसके भी 4 प्रकार हैं, विकारी के भी 4 प्रकार हैं, और इसके भी। इसके है क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, उसके बाद है समुच्चय बोधक, और है एक विस्मयादि बोधक।
ये सभी अविकारी शब्द के प्रकार है। जैसे शब्द आते हैं ना, ओहो, हाय, अरे, तो ये जो शब्द है इस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। लिंग आ जाए, वचन आ जाए, काल आ जाए, किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये ज्यों के त्यों ही रहता है। ठीक है, इसे अविकारी शब्द कहते हैं। और जिस शब्द में परिवर्तन आ जाता है उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो शब्द से संबंधित सारे प्रमुख तथ्यों को हमने देख लिया है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।